दोस्तों, अगर योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के जगह पे पीएम होते तो क्या होता? ये मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि तुलनात्मक आज हम अध्ययन करेंगे और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ तो मैं दोनों की जो आज की कंटेम्परेरी या आज के जो सिचुएशन चल रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन हो या देश का जो पार्लियामेंट है, उसमें जो सिचुएशन चल रहा है जिस तरह से, उसमें हम एक तरह से मतलब मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगा और आपके ऊपर छोड़ूँगा कि अगर दोनों के जगह पे अगर बदल जाए, योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहते, तो जो चीज़ राहुल गांधी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? तो आपको योगी आदित्यनाथ के बहुत पहले उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, जो लोग भी वीडियो अगर पॉलिटिकल देखते होंगे, तो उनको 90% तो पता होता है कि भाई यूपी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कल उन्होंने यूपी के मतलब विधानसभा में बजट के ऊपर जो उनका स्पीच आया, उसपे हम मेन फोकस करके रखेंगे और उसके बाद उस पे चर्चा करेंगे। पहले वाले 1-2 कोई जो उनके स्टेटमेंट्स होंगे, उसको लेकर चलेंगे। लेकिन उस स्टेटमेंट को पहले चलने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, देखिए सत्ता जो होता है केवल सेवा भाव से नहीं चलता। सरकार केवल सेवा भाव से नहीं चलता। से जो सरकार होती है या राज्य होता है या राष्ट्र होता है, तलवार के जोर से भी चलता है। मोदी जी की उसी बात को पकड़ते हैं कि भय भीन प्रीत न हो, तो ये मान के चलिए कि आज नरेंद्र मोदी के पास मुझे लग रहा है कि भारत की आजादी के बाद इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दीजिए कि लगातार 3 बार अपने किसी भी उस समय मान लीजिए कि इंदिरा गांधी के भी इस तरह लगातार 3 बार कभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा कोई नहीं रहा। तो इंदिरा आप सोचिए कि जो व्यक्ति और जब जवाहरलाल नेहरू के जीतने का एक अलग कारण था क्योंकि देश आजाद हुआ था, उसके बाद लोग एक होता है ना कि उसको उतनी पार्टियां विपक्ष में नहीं थी, जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू जो है जीतते गए। आज बहुत सी पार्टियां हैं और हर स्टेट में जाएंगे तो अपनी अपनी दमदार पार्टी छत्रपलों मजबूत है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी 3 बार लगातार जीत कर आए, प्रधानमंत्री बने। लेकिन इतने मजबूती से जीतने के बाद भी अगर आप एज ए प्रधानमंत्री आप पार्लियामेंट में लोकसभा में बोल नहीं पाते हो, आपको बोलने नहीं जाता, तो दो आप बोलते थे कि मनमोहन सिंह गए थे तो उनको बोला कि देहाती औरत की तरह देहाती औरत रोने लगते हैं जाके प्रधानमंत्री मतलब ये नवाज शरीफ ने बोला था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर। तो क्या आप भी नहीं आके हमेशा बोलते हो कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो बोलने नहीं दिया है, तो वही स्टेटमेंट है एक तरह से कि अगर आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, अगर कोई व्यक्ति डीजीपी हो जाए, कमिश्नर हो जाए पुलिस का, मुख्यमंत्री हो जाए, उसके बाद भी बोले कि अरे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं दलित और पिछड़ा हूं, तो आपको जीवन में कोई भी आपको शक्ति नहीं प्रदान कर सकता बोलने के लिए, क्योंकि आपके बस की नहीं है। आप दुनिया में फिर क्या चाहते हो कि आप बोल सको, आपकी इतनी आप में गट्स पैदा हो सके। तो गट्स जो होता है ना, कि सनी पाजी का एक डायलॉग है कि गुर्दा जो है बाजार में नहीं मिलता जो लोग खरीद ले, तो बोलने के लिए गुर्दा होना चाहिए। तो वो गुर्दा आप में नहीं है कि शासन को चला सके, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे राज्य का छत्रप हो, मुख्यमंत्री हो। तो अगर वो बोलता है कि भाई हमें चलाने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब आपके में वो विल पावर नहीं है कि आप सत्ता को चला सके। मोदी जी हमेशा से सेवा भाव, सेवा सेवा तो यार हर कर्मचारी करता है, तो सेवा करने के लिए तो बहुत सी जगह समाज सेवा भी कर सकते हो। फिर राज्य राज्य सरकार चलाने की सेवा से क्या जरूरत है? आप सेवा करो। आप अच्छा थे उसमें, आप आरएसएस में काम करते थे, प्रचारक थे, आप सेवा करते वहां पे, कोई मना थोड़े ना किया था। लोगों ने आप में एक उम्मीद देखी कि ये आदमी कंबाइन है सेवा के साथ साथ पावर का, कि ये देश को चला सकता है और दिशा दे सकता है। सेवा से केवल आप जो देश को केवल आप उसको एक एक अलग एक तरीके से उसको एक अलग दिशा में लेके जा सकते हो। लेकिन
या योजनाएँ हैं वो जो अ, दबे कुचले लोग हैं या जो आखिरी पायदान में लोग खड़े होते हैं उसके लिए कर सकते हो, या जो देश की जनता है उसका सेवा कर सकते हो। लेकिन एक जो जब आपको कड़ा वो लेना पड़ता है, जब डिसीज़न लेना पड़ता है, तब वहाँ पे आपके बल की, आत्मबल की ज़रूरत होती है। तब आप रोओगे नहीं कि नहीं अरे हमें तो बोलने नहीं दिया, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमें तो ये कर रहे हैं, तो हम ये वो कर रहे हैं। और एक अदना सा एमपी जिसकी पार्टी की केवल 99 सीट है, वो पूरा पार्लियामेंट को कब्जे में ले ले, कंट्रोल में कर ले, और आप सो कॉल्ड जो बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि डर के मारे आप लोकसभा में नहीं बोल पाए, तो ऐसे आदमी को धिक्कार है उस पद पे बने रहने का। शासन पावर से चलता है, शक्ति से चलता है, रोने से नहीं चलता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप याद करिए 2-3, अभी तो मैं बाद में योगी जी के इस भाषण पे चर्चा करूँगा। आप देखिए कि जब योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने की बात की, तो मिट्टी में मिलाया उन्होंने। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने एक बार बोला कि आपको शर्म नहीं आती, तो उनका जवाब उसी लहज़े में उसी समय दिया। ये नहीं रोने लगे, अरे मेरे को तो लोग बोलने नहीं देते क्योंकि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, तो मैं चाय बनाता हूँ, तो मैं ये करता हूँ। योगी जी तो कभी नहीं रोते कि भाई मैं साधु सन्यासी हूँ इसलिए मेरी लोग भगवा की इज़्ज़त नहीं करते, कभी नहीं बोलते। अब आते हैं कल के भाषण के ऊपर। आपने देखा होगा यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला, अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे, शंकराचार्य जो सो कॉल्ड है उनके बारे में, ठीक है? लोगों ने, आप देखेंगे जो आजकल अखिलेश यादव जो 2017 में उनके ऊपर डंडे चलवाए, बाद में 2022 के चुनाव के पहले उन्होंने उनसे माफी मांगी क्योंकि चुनाव में जाना था उनको, लेकिन वो 5 साल तक उन्होंने माफी नहीं मांगी और उनके डंडे चलवाए वो लोग ही चला रहे थे। भाई शंकराचार्य के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पूरा एक तरह से आपको देखने के बाद लगेगा कि वो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था ऐसी घटनाएं घटने के लिए। स्टैम्पेड हो जाता जिस तरह की महाकुंभ में थोड़ा हुआ और वहां पे कई दो लोगों की जान चली गई, तो एक दुखद घटना हुई। वही वो करना चाहते थे इस महाकुंभ माघ मेला में, लेकिन हो नहीं पाई। जो ये योगी आदित्यनाथ ने दिया आंकड़ा कि जब महाकुंभ में 13 लोग स्नान किए थे, 13 करोड़ लोग, यहाँ पे अभी तक 23 या 24 करोड़ लोग माघ मेला में स्नान कर चुके हैं। तो जो महाकुंभ जो अखिलेश यादव के टाइम पे आया था, उससे बड़ा तो महाकुंभ हो गया। हम लोग जो माघ मेला हो गया। माघ मेला में तो मैं तो कई बार, माघ मेला हर जनवरी में आता है माघ मेला, तो मैं तो प्रयाग में ही पढ़ा लिखा हूँ। मैं इंटरमीडिएट से लेके और मास्टर डिग्री मैंने प्रयाग से ही किया हुआ है। तो हम रहते भी थे आलोपी बाग में, बगल में ही, वहीं पे मिलिट्री कंटोनमेंट था। हम तो दौड़ने भी जाते थे तो चले जाते थे वो गंगा जी के किनारे, मतलब तभी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये सब, उन्होंने अब जाएँगे तो बहुत कुछ बातें बोली। जैसे 60% मोबाइल, मतलब उन्होंने कैसे बजट के ऊपर, वो भी राज्यपाल के बजट के ऊपर जो है, जो अभिभाषण पे बयान दे रहे थे, तो उन्होंने अपने जो जो उत्तर प्रदेश कैसे विकास किया, उसके बारे में काफ़ी बात की। 2 घंटे से ऊपर का उनका स्पीच है कि कैसे 65% मोबाइल यहाँ से बनता है, सेमीकंडक्टर का मतलब 50 लाख करोड़ का निवेश यहाँ पे आया, जिसमें 7 लाख लोगों को नौकरी मिल सकता है। उन फिलांथ्रोपिस्ट पे कैसे उन्होंने रोक लगाई जो मच्छर से बीमारी पहुँचती है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कैसे हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि 36 पहले था, 81 मेडिकल कॉलेज कैसे उन्होंने बना दिया। हर हर जो जिले हैं वो डायलिसिस की सुविधा प्रदान की। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताया इसके बारे में। उन्होंने बताया कि जो कामकाजी महिलाएँ हैं, जो जिनकी संख्या 3 गुना बढ़ गई। जैसे 12% था तो 36% कैसे बढ़ गया। पुलिस में ही 10,000 से 44,000 महिलाओं को दिया गया वहाँ पे। तो ये सब काफ़ी उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि इंडिया में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की तो हाईवे पे है। ये ट्रेन का लाइन देखिए उसमें नंबर 1 है। एक्सप्रेसवे के बारे में बोला उन्होंने। फिर जो रिवर वाला वेज़ बोला उसके बारे में बताया। तो इस सारे चीज़ों में नंबर 1 कई जगहों पे उत्तर प्रदेश जो बताया उन्होंने कि कैसे उनका इस समय उत्तर प्रदेश को उन्होंने डेवलप करके ये नंबर 1 पोज़ीशन पे कई जगह पे ले आया। और भारत की देखा जाए राज्यों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लेके आए। लेकिन ये तो सब उन्होंने विकास की काफ़ी की, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं उस पे जो वो बोलते हैं। अब आप देखिए कि वो 2 घंटे से ऊपर का भाषण देखिए।
उस भाषण में जो स्पीच दिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वही मुंह पे बोलते रहे और एक आदमी ने जवाब नहीं दिया। पिन ड्रॉप साइलेंट था। उन्होंने ये भी बोला कि जो वंदे मातरम को नहीं गाएगा उसको कान पकड़ के, सोचिए, मोदी जी इतना डेयरिंग नहीं कर सकते बोलने के लिए। उन्होंने बोला कि उसकी कान पकड़ के बाहर निकालेंगे। मतलब आप सोचिए कि जो बंदा अगर वंदे मातरम नहीं बोलेगा उसको यहां से कान पकड़ के निकालेंगे विधानसभा से और पाकिस्तान जाने की व्यवस्था करेंगे, ये भी बोला उन्होंने। आप कोई भी आप बता दीजिए मोदी जी से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोदी जी बोल दे कि नहीं, कोई वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो उसको कान पकड़ लेंगे लोकसभा में? नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि एसआईआर की रट लगाए रहती हैं, और उन्होंने एसआईआर के ऊपर बोला जो नहीं होगा उसको तो हम एसआईआर का जो कार्रवाई से अगर एसआईआर का नहीं करेगा तो हम उसका उपाय करेंगे। और उसके लिए उन्होंने, आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग से कंटोनमेंट बनाया जो बाहर के लोग रहते हैं और उनको वहां से निकाला जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आज जो नरवणे साहब हो या एप्स्टीन फाइल है, जिस तरह से उसमें मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि अरे यार अपने आप खत्म हो जाएगा। राहुल बाबा को एक्सपोज करने के लिए मोदी, अच्छा हमेशा से ये जो मोदी जी के जो एकदम जो उनके बीजेपी के जो आईटी सेल्स वाले हैं वो एक निगेटिव चलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं कि यार कुछ ना कुछ यू मतलब मोदी जी ऐसे करे, कोई गेम है, बहुत बड़ा खेला होने वाला है। होता कुछ नहीं है कि राहुल गांधी अपने आप एक्सपोज हो जाएगा, अपने आप। अरे भाई कैसे एक्सपोज हो जाएगा? तुमको तुम्हारे जो प्रहलाद जोशी है उनका हाथ पकड़ रहा है, उनको मतलब वो भाग रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर। तुम अपने देश में महिलाओं की और बहू बेटियों की इज्जत के कैसे बचा लोगे? जो तुम्हारे सांसद की इज्जत नहीं बच पा रही है, वो तो ऐसा है बिहेव कर रहा है कि वो एकदम सीना तान के बदमाशी पे उतर गया, आप लोग भाग रहे हो इधर उधर। आप क्या किसी को पकड़ लोगे? और इसी वजह से है कि आज दिल्ली में उसी तरह क्राइम कोई ज्यादा रुका नहीं है दिल्ली में। आपने देखा यही लोग थे, फिर भी जहांगीरपुरी में क्या हुआ, क्या कर लिए? एक बंदे ने, वो कौन था जो बोला था, आप लोग नाम बताइएगा, कि ऐसे इशारा किया था कि जहांगीर उसके घर गए थे बुलडोजर का, चला पाए बुलडोजर? वहां पे नहीं चला पाए। आज भी उत्तर प्रदेश में हर जगह बुलडोजर चला है, आज भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने से बहुत खुश हुए थे, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर आज भी बरेली से लेकर संभल हर जगह बुलडोजर चल रहा है। कहां नहीं चल रहा है? और उन्होंने बताया, सबसे चौंकाने वाली बात बताया कि जितना पटना का क्षेत्रफल है उससे ज्यादा का जमीन उन्होंने कब्जे से मुक्त करा है। आप सोचिए, पटना का क्षेत्रफल उठाइए, मैं एक राजधानी जितना पटना का क्षेत्रफल है, ऐसा कोई भी बड़ा सिटी नहीं है जिसका क्षेत्रफल उतना जितना उन्होंने आजाद, तो 200 मेरे ख्याल में 266 ऐसे किलोमीटर हेक्टेयर की, कितना मैं थोड़ा आंकड़ा हो रहा है, 266 है। अब कितना हजार हेक्टेयर की जमीन को उन्होंने आजाद कराया, जो कि पटना कई राजधानी से बड़ा लैंड है, उतना जितना उन्होंने कब्जे से मुक्त कराया। आप सोच कर देखिए कि उनकी आजाद कराई भूमि से एक राजधानी निकल सकती है, एक कैपिटल बन सकता है, और सिर्फ 7 सालों के अंदर। तो ये बोलते हैं कि बल। और एक आप पूरा 2 घंटे का भाषण देखिए, उसमें जो भी जवाब दे रहा है दबे दबे आवाज में भाषण दे रहा है, और पिन ड्रॉप साइलेंट है। उसके अलावा जिन लोगों ने वॉकआउट किया था वो लोग आराम से गए, कोई भी वेल में आके चिल्लाने की हिम्मत नहीं था। जो व्यक्ति अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ बोलता है कि मुख्यमंत्री भी संविधान से ऊपर नहीं है, उनका नाम लेकर बोला, मतलब आप मोदी जी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसे अगर शंकराचार्य के ऊपर ऐसे कुछ चल रहा होता, मोदी जी बोल देते, नहीं बोल पाते, नहीं बोल पाते। लेकिन उन्होंने नाम लेके बोला कि आप शंकराचार्य मान के पूजो, मैं नहीं मानता, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मैं कानून का पालन भी करता हूं और पालन करवाना भी मुझे आता है, चाहे कोई भी हो। ये होता है दम। तो इसीलिए सत्ता जो चलती है वो खनक से चलती है, धमक से चलती है।
आज अगर मोदी जी के जगह पर योगी जी होते, राहुल गांधी कर सकते थे क्या? लाल हो जाते वो। पार्लियामेंट में हिम्मत नहीं होती खड़ा होने की, और ना कोई पार्लियामेंटेरियन को। आप यहाँ पे बहस करने आए हो, चर्चा करने आए हो, विरोध का प्रदर्शन करने का तरीका है। लेकिन ये संजय सिंह चढ़ जाता टेबल पे, इसके तो वो लाल होता कि वो याद जिंदगी भर याद रखता है। जैसे भारती गया था ना, सोमनाथ भारती, उत्तर प्रदेश को समझ रहा था कि कोई और प्रदेश है, उतनी लाल हुई दोबारा जाता नहीं है उधर। वो उधर का वो देखा ना, वो जो कौन टिकट था, अरे उसका नाम पहले वाला बोल रहा हूँ, वो कैसे भाग रहा था, बाप रे, दिल्ली में कैसे प्रधानमंत्री मोदी को धमका रहा था, और वही उत्तर प्रदेश में भाग रहा था, पुलिस खदेड़ रही थी, गाड़ी में चढ़ के भागा। क्यों भाई? सारी तुम्हारी दम क्यों जाके उत्तर प्रदेश की सीमा में, सरहद में जाते ही खत्म हो जाती है? क्योंकि वहां पे शासन है, सेवा केवल नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। तो अगर योगी आदित्यनाथ अगर मोदी जी के जगह पे होते, तो पार्लियामेंट भी चल रही होती ऐसे ही आराम से, और बहुत ही स्मूथली चल रही होती पार्लियामेंट। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, धमक से चलता है। किसी भी वैसे नहीं कि उन्होंने वहां पे उन्होंने समाजवादी अखिलेश यादव को तो देखा होगा, कितनी बार उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव, मुझे तो लग रहा है इसलिए छोड़ के चले गए वहां से, उत्तर प्रदेश से, कि भाई यहाँ पे हमारा दाल गलेगा नहीं, मोदी जी के पास चलो कुछ भी बोलोगे, मोदी जी तो पता नहीं, मोदी जी अब वो शब्द नहीं बोल सकता कि मोदी जी जो राहुल गांधी बोलते हैं वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन वो चीज यहाँ दाल गलेगा नहीं। बड़े बड़े लोग, आजम खान अपने को सुपर सीएम समझते हैं, उनकी क्या हालत है। उनसे किसी पत्रकार ने जेल से पूछा कि भाई यार योगी जी को, कह रहे भाई आप मेरे को फिर जेल पहुंचाना चाहते हो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, आप देख लीजिए। वो कौन है वहां का, संभल का सांसद है, उनका क्या हालत है। तो कहने का मतलब है, वो बोले, वो भाषण में बोले, बरेली के अगर तुमको पूछना है कि शासन कैसा है, तो बरेली के मौलाना से पूछो। जो बंदा इस तरह बोलता हो ना, और लोग जानते हैं मिट्टी में मिलाना क्या होता है, तो बंदे की हालत खराब हो जाती है, और पैंट गीली भी हो जाती है, बोलते समय क्या बोल। तो ये मेरा कहना था। आपको कैसा लग रहा है मेरी बात? जरूर कमेंट बॉक्स में, इस पे मैं जरूर आपके कमेंट पर जवाब दूंगा। एक एक व्यक्ति का कमेंट जरूर जवाब दीजिएगा, और कुछ और आप बोलना चाहते तो उसका भी जवाब दूंगा। फिर मिलेंगे किशोर, बड़ी में आज के अंक इतना ही।